नए इडियम्स भी आए हैं, जैसे न्यूयॉर्क मिनट्स वाला। और अब आप बोलोगे मैम कैट कभी पजामा थोड़ी पहनती है। ABC आर नॉट अल्फाबेट्स। ABCR को हमारे मारवाड़ी में, राजस्थान में बोलते हैं दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है। रूट वर्ड में ओमनी किसके लिए आता है? बहुत ज्यादा महंगा है और उससे काम भी नहीं करवा सकते। तो वहीं से व्हाइट एलिफेंट क्या हो गया, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये इडियम नहीं आया। अच्छा करने वाले सीन्स होते थे और बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स होते थे और दुनिया जो पब्लिक है उसको इंजॉय करती। रात में ऑयल जलाने का, हार्ड वर्क करने से, लेट तक मेहनत करने से, पढ़ाई करने से क्या लेना देना है? खत्म कर देना। वापस आने की चॉइस को, वापस उस ऑप्शन में जाने की चॉइस को खत्म कर देना। यानी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया। कोई बीच में परेशान हो गया, उसी बारिश ने उसको बचा लिया। तो ये क्या हो गया? अब आप सोचोगे मैम सैक तो बोरा होता है ना? बोरा आपने सुना, उसका सोने से क्या रिलेशन? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जीडी के अंदर जो इडियम्स पूछे गए थे, टोटल आपके 42 सेट्स थे, जिनमें टोटल 47 इडियम्स पूछे गए थे। इन 47 इडियम्स को ना केवल पढ़ेंगे बल्कि याद ही कर लेंगे आज की क्लास में, क्योंकि हम पढ़ते हैं ओरिजिन के साथ। और ओरिजिन के साथ में किसी भी इडियम को, वर्ड को याद करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं। आज की क्लास में आपको इडियम्स याद हो जाने हैं। और एक चीज, ये सारे इडियम्स 95%, सिर्फ 4 जो बहुत इजी से इडियम्स है उनको छोड़ के 95% इडियम आपकी बुक अवतार सेकेंड द इडियम मास्टर से पूछे गए हैं। इसका हमें विद प्रूफ आपको ये देखो, ये एंट्री नंबर और ये पेज नंबर के साथ लाई हूं और ये सारे वर्ड्स आपकी इडियम्स आपकी बुक में गिवन है। और इन इडियम्स की ये 3000 प्लस जो इडियम्स हैं, इनकी ओरिजिन के साथ जो फ्री पीडीएफ है वो आपको नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो फ्री में अवेलेबल है, आपको ज़रूर ये पीडीएफ पढ़नी चाहिए। और जो बच्चे हार्ड कॉपी पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़नी है, जिनको होमोनिम्स भी पढ़ने हैं, वो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। क्लियर है? जो एक्सपेक्टेड है वो भी दिए हैं और जो प्रीवियस ईयर है वो भी दिए हैं। प्रीवियस ईयर तो रिपीट हुए ही हुए हैं, उसके अलावा कुछ नए इडियम्स भी आए हैं, जैसे न्यूयॉर्क मिनट्स वाला, और ये भी आपकी बुक में गिवन थे। प्रूफ दिया हुआ है, ये पेज नंबर और ये एंट्री नंबर आपको, जहां पर आपको ये इडियम्स मिल जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। लाइक करने में कंजूसी ना करें, बहुत अच्छा कंटेंट में लेकर आती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ अपने कंटेंट पे आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो लाइक करना बनता है और जो भी आपके मन की बात है वो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बच्चों के कॉमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इडियम है इन ऑफ अ न्यूयॉर्क मिनट। अर्जुन वॉज एन एक्सपर्ट डेवलपर एंड इट टुक हिम ऑल ऑफ अ न्यूयॉर्क मिनट टू सॉल्व द इशू विद द सॉफ्टवेयर। अर्जुन को बिल्कुल क्या लगा? एक न्यूयॉर्क मिनट लगा। न्यूयॉर्क मिनट का मतलब होता है बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम टाइम, वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इस इडियम का ओरिजिन न्यूयॉर्क से ही हुआ है, क्योंकि जो न्यूयॉर्क सिटी है उसको एक बहुत ही फास्ट मूविंग, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल वाली सिटी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो काम होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ऑफिस जाना, ऑफिस में जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट करना, डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना, मतलब भागती रहती है ये सिटी। क्लियर? तो वहीं से इन न्यूयॉर्क मिनट क्या हो गया? इमीडिएटली, तुरंत या बहुत ही कम टाइम में, इंस्टेंट बोल सकते हैं, या वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। क्लियर है? और ये इडियम कॉमन नहीं है, पहले आया भी नहीं है, कुछ नए इडियम्स भी पूछे गए हैं, वो हमने लिए हैं। आगे, शी डिडंट वांट टू अपसेट एनीवन एट वर्क सो शी केयरफुली नेविगेटेड द ऑफिस पॉलिटिक्स। वो किसी को अपसेट नहीं करना चाहती थी वर्क पे, सो उसने केयरफुली क्या किया? ऑफिस पॉलिटिक्स को नेविगेट कर दिया। अपसेट एनीवन, किसी को अपसेट करना, किसी को अपसेट करना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। इसके लिए देखो
सबसे पहले इडियम दिया है बाइट द बुलेट। बुलेट जो होती है ना गोली, ठीक है, बंदूक में, तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ठीक है। इसका ओरिजिन भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये आगे भी आया है, आंसर में भी पूछा गया है। ये क्या होता था कि पहले के टाइम में जब एनेस्थीसिया नहीं था, तो जब डॉक्टर कोई मेजर ऑपरेशंस करते थे तो उसमें बहुत पेन होता था, एनेस्थीसिया तो था नहीं, तो उस पेन में कि जो पेशेंट है वो अपने दांतों के बीच में अपनी जीभ ही नहीं काट ले, उससे बचने के लिए वो डॉक्टर्स क्या करते थे, मुंह में बुलेट दे देते थे, क्योंकि बुलेट को कितना भी तेज काटो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। तो बुलेट को मुंह में देने का मतलब यानी आप बहुत ही अनप्लेजेंट सी डिफिकल्ट सी सिचुएशन को फेस कर रहे हो। क्लियर? तो ये तो नहीं होगा। स्टील द शो का मतलब होता है तारीफ बटोरना, ठीक है, कि उसने आज शो को स्टील द शो, यानी कि आज उसने बहुत तारीफ मिली उसको, राइट। स्क्रैच एनीवन्स हेड, सिर खुजलाना, जैसे हम हिंदी में भी देखो कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आदमी ऐसे करता है, सिर खुजलाता है, यानी वो कंफ्यूज्ड है, राइट। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा स्टैप ऑन एनीवन्स टोज। जिस तरह कई बार हम टो, जो हमारे पैर की उंगलियां हैं, वहाँ पर कभी किसी का पैर रखा जाए तो बहुत क्या अपसेट हो जाते हैं हम, दर्द होता है, ऐसी आवाज़ आती है कि यार चोट लग गई, ठीक है। तो स्टैप ऑन समबडीज टोज क्या होगा, टू अफेंड और अनॉय समबडी, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को अपसेट कर देना, किसी को अनॉय कर देना। ये लिटरल तो है ही, फिजिकली तो चोट हो गई, और फिर फिगरेटिवली भी इसको अपसेट करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज करने लग गए, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। पुडिंग हम एक स्वीट डिश डेजर्ट के रूप में इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो उसका प्रूफ कि वो अच्छी है या खराब है वो कब होगा, जब हम उसको ट्राई करेंगे। कोई भी मिठाई है, कोई भी स्वीट डिश है, कोई भी डिज़र्ट है, जब हम उसे ट्राई ही नहीं किया तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो अच्छी है या नहीं है। तो वही है यहाँ पर, अ पर्सन कैन ओनली नो, पर्सन केवल पता कर सकता है कब, इफ समथिंग इज गुड और बैड, कि कोई चीज़ अच्छी है या खराब है, कैसे, बाय ट्राइंग इट, इसको ट्राई करके। क्लियर है? ठीक है, यहाँ देखो ये भी नया आइडियम है। पुडिंग जो है अमेरिका की जो स्वीट डिश है फेमस, ट्राई करने से ही पता चलेगा कि पुडिंग कैसा है, वैसे ही कोई चीज़ ट्राई करने से ही पता चलती है कि वो कैसी है, राइट। नेक्स्ट, लिक योर वुंड्स। लिक मतलब चाटना, घावों को चाटना। घाव को चाटना यानी कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनको जो कोई घाव लग जाते हैं तो वो अपनी जीभ से उसको चाटते हैं उसकी रिकवरी के लिए, ठीक है, वो जो सलाइवा है उसको जल्दी हील कर देगा, ठीक है। तो वहीं से जो वापस अपनी जो पहले जो कंडीशन थी उसमें आना, किसी लॉस के बाद में, किसी परेशानी के बाद में, किसी बैड एक्सपीरियंस को रिकवर करना, मतलब अपने घावों को चाटना, यानी घावों को चाट कर ठीक करने के सेंस में क्या हो गया, टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। क्लियर? एनिमल से ये है कि कोई जो इंजर्ड एनिमल होता है वो अपने वुंड्स को क्या करता है, जीभ से चाटते हैं, और जीभ से चाटते चाटते वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो ये भी नया आइडियम पूछा गया था। नेक्स्ट, when it comes to negotiations, he knows how to act in a way that maximizes his advantages and get the best deal. जब negotiation की बात आती है, he knows, वो जानता है कि कैसे एक्ट करना है जिससे ज़्यादा एडवांटेजेस मिले और बेस्ट डील मिले। मतलब उसे पता है कि किस सिचुएशन में कैसे क्या करना है। तो पहले है प्ले इट सेफ, तो ये सेफली खेलने के लिए आता है। प्ले इट बाय एयर नहीं होता, प्ले इट बाय ईयर होता है, जो अनप्लैन्ड के लिए आता है,
ठीक है, राइट आंसर होगा बी, प्ले हिज कार्ड्स राइट या प्ले हिज कार्ड्स वेल। उसको पता है कि मेरे पत्ते किस तरह से खेलने हैं, मतलब किस पत्ते को कहाँ चलना है, कब चलना है, ताकि मैक्सिमम एडवांटेजेस मिल सके। तो क्या हो जाएगा, प्ले वंस कार्ड राइट या प्ले वंस कार्ड वेल। ठीक है, समझदारी से काम करना, टू डू द करेक्ट थिंग्स टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, सही चीज को करना, डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए सही चीज करना क्या होता है, प्ले वंस कार्ड वेल। क्लियर। नेक्स्ट, ABC, बहुत ही इजी इडियम है पर आया नहीं है पहले। ABC, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 3 अल्फाबेट नहीं है, ABC आर नॉट अल्फाबेट्स, ABC आर लेटर्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 3 लेटर्स क्या है, ABC। क्या है, ABC। तो अब ये पहले 3 लेटर्स ही नहीं आएंगे तो आगे आप क्या सीखोगे, क्या टेंस सीखोगे, क्या वर्ड मीनिंग सीखोगे। बेसिक तो आना ही चाहिए ना, जो कॉमन सी चीज़ है। और हम बोलते हैं इसको इस चीज़ की ABC नहीं आती, फिर क्या करेगा, ABC नहीं आती मतलब बहुत ही कॉमन जो एसेंशियल बेसिक चीज़ है उसके बारे में। तो क्या होगा, वेरी कॉमन नॉलेज। ठीक है, तो अल्फाबेट मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज। नेक्स्ट, ये आपकी पहली, आपके अवतार द इडियम मास्टर बुक की फर्स्ट एंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट, द होटल स्पेशियस रूम्स एंड कन्वीनियंट लोकेशन। होटल का खुला खुला जो स्पेशियस कमरा, रूम्स कमरे, और उसकी कन्वीनियंट मतलब उसकी लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट बता रहा है। फॉर आवर फैमिली वेकेशन परफेक्टली, वो हमारे फैमिली वेकेशन के लिए बहुत परफेक्ट थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिट कॉमन है, फिट टू किल। देखो फिट टू किल, जैसे आप बोलते हैं ना मार ही डालोगे, मतलब किसी की अपीयरेंस इतनी शानदार होना, गजब, वो तो हो गया फिट टू किल, ये नहीं होगा। फिट टू बी टाइड, टाइड मतलब इसे टाई कर दिया, फिजिकली रिस्ट्रेंड कर दिया, फिजिकली बाध्य कर दिया। रेज किसके लिए आता है, एंगर, एक्सट्रीम एंगर, गुस्से के लिए, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा फिट द बिल। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही फिट हो रही है हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छे रूम्स मिल रहे हैं, अच्छी हमें लोकेशन मिल रही है, तो क्या हो गया, फिट द बिल। टू बी सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्लियर। नेक्स्ट, बाइड वंस टाइम। देखो बाइड वंस टाइम एक इडियम कि अपने टाइम का, अपने टाइम आने का, कि हाँ टाइम आने दो फिर बताता हूँ, मेरा भी टाइम आएगा। तो टाइम आने का वेट करना, पेशेंस के साथ वेट करना, इंड्योर करते हुए कि हाँ राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना पेशेंस के साथ, तो हो जाएगा टू वेट पेशेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें देखो बाकी जो 3 इडियम्स हैं उनके भी मीनिंग दिए हैं, जैसे टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, जैसे बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, चढ़ते सूरज को नमस्कार करना, जंप द बैंड वैगन। ठीक है, और ये टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अभी अभी हमने किया बाइट द बुलेट। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज क्या होता है, बाइट द बुलेट होता है। टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, ये भी आएगा आगे। एक तो होता है स्पिल द बीन्स, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, और एक लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। है ना, ये इनके मीनिंग है। ये आपके एंट्री नंबर 286 पेज नंबर 53 CRPF HCM 2023 में ये इडियम आ भी चुका है। टू वेट फॉर द राइट टाइम टू डू समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, Tushara was asked to gather demographic data that could be useful down the road. जो डेटा क्या हो, यूजफुल हो आगे इन द फ्यूचर।
डाउन द रोड का मतलब होता है इन द फ्यूचर, ठीक है। जिस तरह जैसे पहले के जो महल वगैरह होते थे वो ऊंचाई पे होते थे, तो किस रोड जो है वो एक पाथ को बताती है जहाँ से आगे जाना है, जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ से हमें गुजरना है, तो जहाँ से हम जाएंगे ट्रैवलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो डाउन द रोड क्या हो गया, इन द फ्यूचर। क्लियर? डाउन द रोड क्या हो गया, इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, डोंट अज्यूम दैट एवरीवन बट यू इज हैप्पी। ऐसा अज्यूम मत करो कि सभी एक्सेप्ट, मतलब आपके अलावा सभी खुश है, बट यहाँ एक्सेप्ट के सेंस में आया है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन वन साइड, ठीक है। तो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बोलते हैं ना, दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, वो बेहतर है, जिसको हमारे मारवाड़ी में, राजस्थान में बोलते हैं दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है। आपके यहाँ अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते होंगे, जो भी यूज़ करते हो कमेंट ज़रूर करना। तो ऐसा हमेशा लगता है कि दूसरे के पास मेरे से बेटर है, दूसरे के पास बेटर चीज़ है मेरे से, दोनों को सेम मिलती है तो भी लगता है उसके पास बेटर है, ठीक है। तो थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, डिस्पाइट द इनिशियल सेटबैक्स द टीम रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड पुश्ड थ्रू टू अचीव देयर गोल्स। इनिशियल सेटबैक्स के बावजूद भी टीम क्या रही, ऑप्टिमिस्टिक रही। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना, एंथुजियाज्म रखना, ठीक है। ठीक है, जैसे जब भी इंसान हैप्पी होता है, खुश होता है, कॉन्फिडेंट होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसकी जो चिन्ह होती है वो ऊपर होगी ना। अगर वो दुखी है, निराश है, तो चिन्ह क्या होगी, नीचे चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है, तो उसका चेहरा ऊपर रहेगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है क्या, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक को, किया कैप्ट देयर चेन अप। क्लियर? कैप और क्लॉज आई, किसी पे निगरानी रखना, केयरफुली उसको वॉच करना, ठीक है। कैप्ट बी, किसी चीज को अंडर कंट्रोल करना, ठीक है। कैप्ट स्टिफ अपर लिप मतलब इमोशंस नहीं होना, ठीक है, इनडिफरेंट सा शो करना, वो स्टिफ अपर लिप होता है, कठोर अपर लिप के सेंस में। राइट आंसर हो जाएगा कैप्ट देयर चेन अप। नेक्स्ट, ये भी एंट्री नंबर 1457 एक बार आ चुका है CHSL मेंस में। नेक्स्ट, फार एंड वाइड, दूर तक और बहुत वाइड फैला हुआ है, यानी कि बहुत दूर तक फैली हुई है कोई चीज और बहुत वाइड में फैली हुई है, यानी कि वो सब जगह फैली हुई है, एवरीवेयर। क्या हो जाएगा, एवरीवेयर। सिंपल था, इन ऑल डायरेक्शन, प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, इन ऑल डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शनल, ओमनी प्रेजेंट। और इन ऑल डायरेक्शंस के लिए क्या वर्ड आता है, ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी किसके लिए आता है, ऑल। रूट वर्ड में ओमनी किसके लिए आता है, ऑल के लिए। प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। यूबिक्विटस यूज करते हैं ना, हाँ। नेक्स्ट, मिस्टर सक्सेना सोल्ड हिज कार बिकॉज इट वॉज अ यूजलेस वन। मिस्टर सक्सेना ने अपनी गाड़ी बेच दी, क्यों, क्योंकि वो यूजलेस थी। यूजलेस कैसे थी, यूजलेस ऐसे होगी कि मतलब ज़्यादा फ्यूल खर्च करती होगी, सारा दिन मेंटेनेंस मांगती होगी, ठीक है। ये कोई चीज़ जब यूजलेस होती है उसके लिए क्या आता है, यहाँ देखो, हमने बाइट द बुलेट पढ़ लिया, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ठीक है। गिफ्ट ऑफ अ गैब का मतलब होता है बोलने की कला होना, क्या होना, बोलने की कला होना, ठीक है। इन डोलड्रम्स जो एक फीलिंग होती है सैड और डिप्रेस्ड की, सैडनेस की, डिप्रेशन की जो फीलिंग है उसके लिए आता है इन डोलड्रम्स। राइट आंसर होगा अ वाइट एलिफेंट। इसका मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है नियॉन क्लासेस पे। वाइट एलिफेंट आपने हो सकता है नहीं देखे होंगे, थाईलैंड में यूजुअली पाए जाते थे।
वाइट एलिफेंट को वहाँ के लोग बहुत ही पूजनीय और बहुत ही कीमती मानते थे। पूजनीय मानने की वजह से उनसे कोई काम भी नहीं कराया जाता था और उनका रख रखाव मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता था। अब काम नहीं कराएंगे, रख रखाव बहुत महंगा होगा, तो किसी भी आदमी के लिए, किसी साधारण इंसान के लिए तो पालना ही मुश्किल हो जाएगा, रखना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग राजा के फेवर में नहीं होते थे उनको जनरली वाइट एलिफेंट गिफ्ट कर देते थे। अब वो गिफ्ट कर दिया, अब उसे काम करवा नहीं सकते, उसका रख रखाव इतना महंगा है, तो वो क्या चीज़ बन जाता था, एक ऐसी यूजलेस एक्सपेंसिव चीज़ बन जाता था, तो एक बर्डन हो जाता था। एक बर्डन हो गया है जिसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, उसका रख रखाव भी बहुत ज़्यादा महंगा है और उसे काम भी नहीं करवा सकते। तो वहीं से वाइट एलिफेंट क्या हो गया, एक बर्डनसम पोजीशन, यूजलेस जो एक चीज है, समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस। ये पहले भी सीपीओ में भी आ चुका है, सीएचएसएल में भी आ चुका है, स्टेनो में भी आ चुका है। नेक्स्ट, his father enjoyed the strongest position as an MLA in the constitution. Enjoyed the strongest position. इसके लिए क्या आएगा, यहाँ देखो, टू बी एट हेम ऑफ, ये होता है किसी चीज का इंचार्ज होना, इंचार्ज ऑफ समथिंग, किसी चीज का इंचार्ज होना, ठीक है। टू बी एट वंस विट, बुद्धिमानी से एकदम हो जाना, यानी कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड हो जाने के सेंस में। टू गो टू द डॉग्स, ये बहुत ही डिटेरियोरेट, डिक्लाइन, सैड, रूइंड स्टेट के लिए आता है। मतलब अपन जो चीज़ कुत्ते के पास डालते हैं, यानी कि वो चीज़ क्या होती है, खराब होती है, बेकार होती है, बर्बाद होती है, ठीक है। राइट आंसर होगा टू गेट अपर हैंड। इस इडियम का ओरिजिन बेसबॉल गेम से हुआ है। किसमें, बेसबॉल। अमेरिका में क्या होता था, बेसबॉल टीम डिसाइड करने के लिए जो टीम्स के जो कैप्टन्स होते थे वो क्या करते थे, बॉटम से एक दूसरे के हैंड के ऊपर रखना स्टार्ट करते थे बैट पे, और एंड में बैट के ऊपर अपर साइड पे जिसका हैंड होता था वो जीत जाता था, और मतलब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता था, और उसके पास पावर होती थी, टीम डिसाइड करने का एडवांटेज उसको मिल जाता था। तो वहीं से इडियम यूज हुआ अपर हैंड, मतलब टू गेट एन एडवांटेज ओवर समबडी सो दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, आलोचना के बावजूद भी द आर्टिस्ट टुक इट इन स्ट्राइड। टुक इट इन स्ट्राइड का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करना, चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करना, एंड कंसिडर इट फिलिंग द ब्लैंक। मतलब उसको बहुत सारी आलोचना मिली लेकिन उस आलोचना से वो परेशान नहीं हुआ, उन चीज़ों को जाने दिया और उस सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। आप देखो, अ पीस ऑफ केक बहुत ही ईजी इडियम है, आगे भी मिलेगा आपको, बहुत ही ईजी टास्क के लिए, किसी बहुत इजी टास्क के लिए आता है पीस ऑफ केक। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। क्या करना, गुड लक विश करना। फिर आए चिप ऑन देयर शोल्डर। चिप ऑन देयर शोल्डर का मतलब होता है बहुत ही कड़वाहट की, रिजेंटमेंट की, कि आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है उसकी जो फीलिंग रखने के लिए होता है चिप ऑन देयर शोल्डर, ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, एज वाटर अंडर द ब्रिज। क्लियर, जिस तरह जो वाटर होता है वो ब्रिज को पास करके चला गया, यानी कि वो घटना पास्ट की हो चुकी है, वापस वो पानी नहीं आएगा, क्योंकि जो रिवर से वाटर लगातार किसकी तरफ, समुद्र की तरफ बहता है, और ये इंडिकेट करता है जो पानी ब्रिज के नीचे से बह चुका है अब वो वापस नहीं आएगा, यानी पास्ट के इवेंट्स जो हो चुके हैं उनके लिए आता है वाटर अंडर द ब्रिज। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पास्ट की घटनाएं जो हो चुकी है, past events that are not important anymore. Clear? Next, after the meeting I felt like I was elated. मीटिंग के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्या हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ, इलेटेड हूँ यानी हैप्पी, बिकॉज द टीम डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट माई आइडिया, क्योंकि टीम ने डिसाइड किया मेरे आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का।
ठीक है। वॉकिंग ऑन अ ड्रीम, सपनों में चलना, सपनों में खोना, खुशियों में सोचना। वॉकिंग ऑन थिन आइस बहुत ही रिस्की और डेंजरस सिचुएशन के लिए आता है, ठीक है। वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, एक्शेल्स पे चलना मतलब बहुत ही केयरफुली कॉशियस के साथ में कोई चीज़ पे काम करना। राइट आंसर होगा वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग अप बोले हवा में है, वो हवा में है, उसके जमीन जो है वो धरती से ऊपर है, हवा में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, इलेटेड, हैप्पी है, ठीक है। ये देखो वॉक ऑन एयर यानी टू बी हैप्पी, खुश होना, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट, मैन ऑफ स्ट्रो। मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो क्या होता है? भूसा होता है। एक तो ड्रिंकिंग स्ट्रो होता है, जैसे जिससे हम नारियल पानी पीते हैं, कोई ड्रिंक हम पीते हैं, वो हो गया ड्रिंकिंग स्ट्रो। वैसे ही स्ट्रॉ, जो भूसा, जो तिनका जो होते हैं इस टाइप के, वो कितने हल्के होते हैं कि थोड़ी सी हवा चल जाए उड़ जाए, ठीक है। उनमें कोई एनर्जी, कोई ताकत, कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती। क्लियर? तो वैसे ही जो इंसान मोरली वीक होता है, ठीक है, और जिसको डिसरिगार्ड किया गया है, अ पर्सन हु इज डिसरिगार्डेड एज लैकिंग कैरेक्टर और मॉरलिटी, वीक के लिए क्या आता है? अ मैन ऑफ स्ट्रो बहुत बार आया हुआ है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, वीक, बिना गुणों वाला। जिस तरह स्ट्रो के अंदर कोई गुण नहीं होते, थोड़ी सी हवा चलते ही वो उड़ जाता है, वैसे ही जिस आदमी का मोरल वैल्यू सही नहीं होते, वो थोड़ी सी भी चीज़ें, परिस्थितियाँ अलग हो जाए तो वो अपनी जो असलियत है वो दिखा देता है। तो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? अ मैन ऑफ स्ट्रो। क्लियर? Next, everybody said that Mr. Sen was a man of, ये देखो ये क्या था? मैन ऑफ स्ट्रो, जो वीक कैरेक्टर का इंसान है, इसकी मॉरल वैल्यूज सही नहीं है, नो सब्सटेंस का इंसान है। मैन ऑफ लेटर्स क्या है? लेटर मैंने अभी अभी बताया आपको, लेटर क्या होता है? अक्षर। तो जिसको अक्षर ज्ञान है, ठीक है, पहले के टाइम में किसी को अक्षर ज्ञान होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, क्योंकि सभी लोग एजुकेटेड, सभी लोग लिटरेट नहीं थे। तो जिसको अक्षर ज्ञान है, यानी कि वो बहुत ही स्कॉलर है, इरूडाइट है, बहुत बुद्धिमान, ठीक है, लिटरेरी आर्ट में बहुत एफिशिएंट इंसान है, स्कॉलर है, उसके लिए क्या आने लगा? स्कॉलर पर्सन के लिए अ मैन ऑफ लेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें था ना सीक्रेट को रिवील कर देना, एक्सीडेंटली सीक्रेट को रिवील कर देना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, या यूज करते हैं स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, टू रिवील अ सीक्रेट। जैसे कैट को एक बार बैग से निकाल दिया, वापस कैट को बैग में डाला ही नहीं जा सकता, और डाल भी दे तो भी पता चल गया कि बैग में क्या है? कैट है। यानी कि जो सीक्रेट था वो क्या हो चुका है? रिवील हो चुका है, सबके सामने उजागर हो चुका है, ठीक है। बहुत बार ये इडियम आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। देखो, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है? किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। बिल्कुल ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। टू टेल अदर पीपल सीक्रेट इंफॉर्मेशंस। क्लियर? अब देखो, पहले, आज के टाइम में वोटिंग सिस्टम बहुत ही एडवांस हो गया है। पहले के टाइम में वोटिंग कैसे होती थी कि जो बीन्स होते थे उनको अलग अलग जार में, जैसे येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के, तो जिसके भी आप फेवर में हो, जिसको आप जिताना चाहते हो, जिसको आप अपना लीडर मानते हो, उस जार में वो बीन आपको डालना होता था। बाद में वो बीन्स की काउंटिंग हो जाती थी, और जिसके जार में ज़्यादा बीन्स होते थे वो जीत जाता था। लेकिन काउंटिंग से पहले ही अगर जार को गिरा दिया जाए और उसमें से सारे बीन्स बाहर आ जाएं, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। यानी सीक्रेट को क्या कर दिया? रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। ये शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये इडियम नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट, आई अप्रिशिएट द डिटेल्ड रिपोर्ट बट लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो डिटेल्ड रिपोर्ट लाए हो, बहुत अच्छी बात है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अब क्या करते हैं? इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
होन योर स्किल्स का मतलब होता है किसी चीज को शार्पन करना। थिंक ऑफ द अनथिंकेबल मतलब कुछ बहुत ही अनडिजायर्ड चीजों को इस तरह से सोचना। बेयर द स्टैम्प जनरली किसी चीज को शो करना, किसी सिंबल, किसी मार्क के सेंस में आता है। राइट आंसर होगा कट टू द चेज। अब आप सोचोगे चेज मतलब पीछा करना होता है, तो कट टू द चेज का मीनिंग किसी मुद्दे की बात के लिए कैसे हुआ, इसका बहुत अच्छा ओरिजिन है। कट या स्ट्रेट टू द चेज का मतलब क्या है, कम टू द पॉइंट। यही तो बोल रहे हैं ना, अब टाइम वेस्ट मत करो, डिटेल रिपोर्ट पे मुद्दे पे आ जाओ, एकदम कंसाइज मुद्दे की जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उस पे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता था पहले जो फिल्में होती थी उनमें स्पेशली कॉमेडी फिल्म्स में पीछा, चेज माने पीछा करना, पीछा करने वाले सीन्स होते थे और बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स होते थे और दुनिया जो पब्लिक है उसको बहुत इंजॉय करती थी। फिर क्या हुआ कि जो कुछ स्क्रीन राइटर्स ने क्या किया, अननेसेसरीली डायलॉग्स डालने लग गए जिससे ऑडियंस बोर होने लग गई। ठीक है, वहीं से इडियम मिला कि इन अननेसेसरी डायलॉग्स को हटाओ और सीधा चेज वाली सीन्स पे ले जाओ, यानी वही मुद्दे का पॉइंट है, वही मेन चीज़ है जिसको दुनिया देखना चाहती है, सुनना चाहती है। कट टू द चेज यानी सीधा मुद्दे की बात करना। क्लियर? नेक्स्ट, ही सडनली ट्राइड टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान। किसी के प्लान्स पे ठंडा पानी डाल देना, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत बार, पानी फेर दिया, पानी डाल दिया, यानी उसको क्या कर दिया, डिस्करेज। बहुत सिंपल है। टू पोर ले या थ्रो ले, थ्रो या पोर दोनों केस में एक ही बात है, टू बी डिस्करेजिंग और अनएंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, डिस्करेज कर देना। नेक्स्ट, हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो कॉन्वुलेटेड। कॉन्वुलेटेड यहाँ पे रूट वर्ड देखो, वॉल्यूम मतलब होता है टू टर्न, गुथा होना, आपस में टर्न हो जाना। कॉन्वुलेटेड बहुत ही नॉट क्लियर, दैट इट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इस तरह से गुथा हुआ था कि उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब इसका आंसर आप ही बता दो, हम ऑलरेडी ये इडियम करके जा चुके हैं। स्टील द शो हमने देख ही लिया था, तारीफ बटोरना, बाइट द बुलेट हमने देख लिया था, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, टर्न अ ब्लाइंड आई अभी बहुत अच्छा इडियम है, आगे हम इसका ओरिजिन भी पढ़ेंगे। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अथॉरिटी जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको अवॉइड करना, नहीं मानने के सेंस में आता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे स्क्रैचिंग देयर हेड्स, मैंने बताया था ना, सिर खुजाना। ठीक है, नेक्स्ट, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को उसके कवर से डिसाइड मत करो। समटाइम्स कवर बहुत अच्छा होता है, अंदर कंटेंट अच्छा नहीं होता है। समटाइम्स कवर बहुत सिंपल होगा लेकिन अंदर कंटेंट बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब बाहरी दिखावा कि इंसान बाहर से कैसा दिख रहा है उससे डिसाइड नहीं करना चाहिए। अपीयरेंस जो है वो समटाइम्स मिसलीडिंग हो सकती है, डिसीविंग हो सकती है। ठीक है, इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग। Can't judge a book by its cover. We should not judge something primarily on its appearances. Next, the agents are stuck in a difficult circumstances with no escape at all. एजेंट ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से उनके पास बाहर निकलने का कोई स्केप नहीं है। अब यहाँ देखो, हाँ, टू गिव वन अ लॉन्ग रोप, ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ये गो टू द डॉग्स पढ़ा था। ठीक है, किसी को लॉन्ग रोप देना यानी कि उसको फ्रीडम देना, अलाउ करना क्या, फ्रीडम। ठीक है, करेंसी देना मतलब उसको पॉपुलर बनाना। गो टू द डॉग्स तो बहुत ही रूइन, डिक्लाइन, डिटेरियोरेट सिचुएशन के लिए आता है। राइट आंसर होगा बैक अगेंस्ट द वॉल या अप अगेंस्ट द वॉल। देखो, मूवीज में आपने बहुत बार ऐसा सीन देखा होगा कि जो विलेन है या चोर है, जो हीरो है, कई बार भागते भागते ऐसी दीवार पे आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं जिसके आगे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है।
बहुत बड़ी सी दीवार है जिस पे आप चढ़ भी नहीं सकते और आपको दीवार के उस तरफ जाना है, मतलब आप बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ से बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो वहीं से इडियम बना अप अगेंस्ट द वॉल या बैक अगेंस्ट द वॉल, मतलब इनएक्सट्रिकेबल, यानी बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस जाना। क्लियर है? नेक्स्ट, ही हैज बीन वर्किंग late into the night trying to finish his thesis before the deadline। देखो, रात में लेट तक जाकर मेहनत करना, रात में लेट तक जाकर पढ़ाई करने के लिए बहुत ही फेमस कॉमन इडियम यूज होता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। और ये बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इस जीडी के पेपर में 3 बार पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि मैम ऑयल जलाने का, रात में ऑयल जलाने का, हार्ड वर्क करने से, लेट तक मेहनत करने से, पढ़ाई करने से क्या लेना देना है? बिल्कुल सही बात है। इसका ओरिजिन ऐसा है, आज के टाइम पे हमारे पास लाइट है, लेकिन पहले लाइट नहीं होती थी, तो शाम हो जाने के बाद जो भी काम करना होता था, ठीक है, वो लैम्प से, दियों से करते थे, कैंडल्स, लैम्प्स, दिए। और दिए हैं, लैम्प्स है, वो किससे जलेंगे? ऑयल से ही तो जलेंगे। तो वहीं से इडियम बना रात को देर तक जाकर पढ़ाई करना, यानी कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। क्लियर? बर्निंग द कैंडल एट बोथ द एंड्स का मतलब होता है किसी चीज़ को वेस्ट करना, क्योंकि कैंडल को एक साइड से जलाओ बस बढ़िया है, दोनों साइड से जलाने से क्या वो ज़्यादा दिखेगा, तो वेस्ट करना रिसोर्सेज को। बर्निंग द ब्रिज और बर्निंग द शिप्स, बर्निंग द ब्रिज, बर्निंग द शिप्स, इस इन इडियम्स का ओरिजिन हुआ है मिलिट्री टैक्टिक्स से। बहुत सिंपल से समझेंगे कि जैसे एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री पे अटैक करने जा रही है। अब क्या है कि अगर जो आर्मी में जो लोग हैं, सोल्जर्स हैं, उनको लगे कि हम हार रहे हैं तो वो पीछे भागने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या किया कि जहाँ से आप क्रॉस करके आए हो, जिस ब्रिज को आप क्रॉस करके आए हो, उस क्रॉस करने के बाद में उस ब्रिज को जला देते थे, यानी वापस उस सिचुएशन में आने की का जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर देना, वापस आने की चॉइस को, वापस उस ऑप्शन में जाने की चॉइस को ख़त्म कर देना, यानी बर्न द ब्रिजेस। बर्न द शिप्स के लिए ले, बोट के लिए ले, तो अगर समुद्री यात्रा करके कहीं गए हैं, ठीक है, और फिर उस जगह पर जाने के बाद में आपने अपनी शिप्स को, अपनी बोट्स को जला दिया, यानी आपने वापस जाने का रास्ता ख़त्म कर दिया है, तो आपके पास में अब एक ही चॉइस है, लड़ो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट, ये बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी यहाँ पर भी आया, बर्न ये सीधा पूछ लिया है टू वर्क लेट इनटू द मिडनाइट। फिर अगेन पूछा है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू वर्क लेट इनटू द नाइट। हाँ, नेक्स्ट, जैक एंड इमिली वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट। जैक ने और अमीली ने साथ में किसी प्रोजेक्ट पे काम किया एंड इट वाज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी टास्क के लिए आता है पीस ऑफ केक। केक बनाना बहुत ही आसान इजी टास्क, जिसको हम बोलते हैं बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले। क्या बोलते हैं हम? बच्चों का खेल, वेरी इजी टास्क। ये भी 2 बार आया है और हर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये देखो अगेन ये 17 वाली शिफ्ट में आया है, पीस ऑफ केक यानी अ टास्क इजीली अकम्प्लिश्ड। नेक्स्ट, आफ्टर सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम रॉय फाइनली पास्ड अवे दिस मंथ। लंबे टाइम तक सफर करने के बाद रॉय क्या हुआ? फाइनली क्या हो गया? पास अवे। पास अवे यानी गुजर जाना। जैसे हिंदी में भी जब कोई इंसान मर जाता है तो हम उसको यूफेमिज्म, अच्छे शब्दों में क्या बोलते हैं कि गुजर गया, पास अवे। ठीक है, पास अवे। और हम ये भी बोलते हैं उसने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है, अंतिम सांस लेने के लिए क्या आएगा? ब्रीथ हिज लास्ट। सिंपल था। बर्न हिज बोट अभी अभी हमने देखा था। ब्रिंग डाउन या ब्रॉट डाउन द हाउस मतलब ओवरवेलमिंग जो अपलोड है ऑडियंस से बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के लिए आता है। ब्लेज द ट्रेल टू बी फर्स्ट, किसी चीज़ को करने में पहला होना, अग्रणी होने के लिए आता है ब्लेज द ट्रेल।
तो ब्रीड वन लास्ट टू डाई, मर जाना या पास्ट अवे। नेक्स्ट, अ फॉल्स एंड सेल्फिश फ्रेंड विल नेवर बी बाय योर साइड इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। जो फॉल्स या स्वार्थी दोस्त होता है वो आपके साथ में डिफ़िकल्टी में नहीं रहेगा। मतलब मौसम अच्छा होगा तो वो रहेगा, मौसम अच्छा नहीं होगा तो नहीं रहेगा। मौसम से इसको किस तरह जोड़ा है? मौसम से फेयर वेदर फ्रेंड को जोड़ा है, ये फेयर सेलर से, फेयर वेदर सेलर। तो जो कुछ सेलर ऐसे होते थे जो उतने एक्सपर्ट, एक तो एक्सपर्ट सेलर है, ख़राब मौसम है तो भी जहाज़ चला सकते हैं। कुछ थोड़े नौ सीखे हैं जो अच्छा मौसम है जहाज़ चला सकते हैं, मौसम बदला तो वो नहीं चला सकते। वहीं से इसको फ्रेंड से जोड़ लिया गया, यानी कि अगर आपके पास सिचुएशन अच्छी है, आपके सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो आपके साथ है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ चेंज हुई तो आपका साथ छोड़कर चला गया, तो वो क्या हो गया? फेयर वेदर फ्रेंड। क्लियर? ग्रेट हैंड एट के लिए ये जनरली किसी चीज़ में स्किल्ड होने के लिए आता है, और पास मास्टर भी कोई पर्सन जो किसी स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड किसी कोई स्किल के लिए यूज़ होता है। गुड सैमरिटन, जो सैमरिटन एक चैरिटेबल पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्प्यूटेड लैंड इज द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू फैमिलीज। डिस्प्यूटेड लैंड दो फैमिलीज के बीच लड़ाई का, झगड़े का, कोज ऑफ क्वारल बना हुआ है, यानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये बहुत ही फेमस इडियम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पेलिस और थेटिस की शादी में जब ईरिस गॉडेस को नहीं बुलाया गया तो उसने क्या किया, एक गोल्डन कलर के एप्पल को शादी में फेंक दिया और इस पे लिख दिया फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब शादी में तो इतनी सारी लड़कियां होती हैं और उनमें से सब लड़कियां अपने आप को मोस्ट ब्यूटीफुल भी समझती होंगी, तो वहाँ पर इस मोस्ट ब्यूटीफुल की वजह से हीरा, एथीना और एफ्रोडाइटी में तीनों में लड़ाई होने लग गई। झगड़ा हो गया कि ये एप्पल मेरे लिए है, ये एप्पल मेरे लिए है। वहीं से ये इडियम यूज होने लगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े का कारण। नेक्स्ट, आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, ब्लू यहाँ यूज हुआ है स्काई के लिए। जब आसमान साफ होता है तो बिजली नहीं चमकती है, सिंपल सी बात है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, ये यूज होते हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। ठीक है, आसमान साफ है फिर भी बिजली चमक रही है, यानी कि क्या है, वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, सडन कैलेमिटी है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। क्या होगा? आउट ऑफ द ब्लू या अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्टर ने रियलाइज किया दैट ही कुड नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही ग्रीसेस द पाम ऑफ द ऑफिशियल्स। ग्रीस आपने सुना होगा हिंदी में, जो एक बहुत ही चिकना सा सब्सटेंस होता है जो मशीनरी में यूज़ किया जाता है। तो वहीं से इसको फिगरेटिवली यूज़ किया गया कि जब तक उसकी पाम, उसकी हथेली में चिकना, यानी कि किसी काम को होने के लिए जो स्मूथनेस चाहिए वो नहीं मिलेगी, तब तक वो काम नहीं होगा। और वो कॉन्टेक्स्ट जोड़ा गया किससे? रिश्वत से, यानी टू ब्राइब। सिंपल, ये देखो, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, although our backgrounds are different, we sail in filling the blank boat। यद्यपि हमारे बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही नाव में सवार हैं, यानी कि हम सब एक ही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। जिस तरह कोई इंसान कितनी भी अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री से, कहीं से भी आया हो, लेकिन अगर वो एक ही बोट में है तो उस बोट के साथ जो भी होना है, अच्छा बुरा जो भी सर्कमस्टांसेस रहेंगे, वो सबको सेम फेस करने पड़ेंगे। तो क्या आएगा? ये सेम बोट। टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, ऑल्दो ही वॉज नर्वस, यद्यपि वो क्या था? नर्वस था। बिफोर द प्रेजेंटेशन के पहले,
ही मैनेज टू फेस द सिचुएशन विद करेज, उसने मैनेज किया सिचुएशन को करेज के साथ मैनेज करना, और उसने एक फैंटास्टिक स्पीच को डिलीवर किया एंड डिलीवर अ फैंटास्टिक स्पीच। देखो बाइट द बुलेट हमने कर लिया, वही इसका मीनिंग है फेस करना किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को। राइट आंसर बाइट द बुलेट। बताया मैंने आपको ओरिजिन कि बुलेट को दांतों में दबाते थे, ठीक है। बाइट द पेन, पेन को सहन करना। बाइट द डस्ट, धूल चटाने के सेंस में आ गया है। बाइट द टंग, जैसे कुछ भी गलत निकल जाए तो दांतों से हम जीभ को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, वो बाइट द टंग हो गया। तो डू समथिंग डिफिकल्ट, ये बुलेट को दांतों के बीच में रखना ताकि जीभ नहीं कट जाए, एनेस्थीसिया नहीं था इसलिए यूज करते थे। नेक्स्ट, you hit the nail on head with this color of wallpaper for the living room, it looks better than I expected। ये बहुत ही कॉमन इडियम है, hit the nail on the head। जैसे जो नेल होती है, जो कील होती है, उसके आप उस हेड पे अगर हिट करोगे तभी वो सही पोजीशन पे जाएगी, इधर उधर मारने से नहीं होगा। यानी एग्जैक्ट वहीं पर वार करना जहाँ से सही रिजल्ट मिलना है, यानी आइडेंटिफाई समथिंग एग्जैक्टली राइट। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज अ नैक फॉर इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स इंटेंशनली इन हिज डिपार्टमेंट होपिंग दे विल जस्ट गो अवे। उसका क्या है, उसकी एक स्किल है कि वो जानबूझकर, इंटेंशनली जानबूझकर क्या करता है, इग्नोर करता है उसके डिपार्टमेंट में कि ठीक है चलने दो। इसके लिए बहुत ही अच्छा आइडियम है टर्निंग अ ब्लाइंड आई। मैंने अभी आपको बताया था ना, पीछे आया था तब कि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा आइडियम है, ठीक है। आंसर टर्निंग अ ब्लाइंड आई होगा, उसको हम देखते हैं इसका ओरिजिन। 1801 में कोपनहेगन में इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच में युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो जो इंग्लैंड नेवी है, जिसको हम रॉयल नेवी भी कहते हैं, तो रॉयल नेवी के एडमिरल को लगा कि अब वो हार रहे हैं, राइट। तो हार रहे हैं तो उन्होंने बोला कि चलो अपने जहाज़ों को पीछे ले लेते हैं। पीछे लेने का ऑर्डर दे दिया। फिर वो ऑर्डर किससे देते थे, फ्लैग से। फ्लैग से ऑर्डर देते थे, जैसे ग्रीन है, रेड है, इस तरह के फ्लैग्स यूज करते होंगे। तो दूर खड़ा हुआ शिप दूरबीन से फ्लैग को देख लेता था और वो समझ जाता था। एक शिप का कैप्टन क्या था, उसमें से एक शिप का कैप्टन ऐसा था जो एक आंख से अंधा था, ठीक है। उसको क्या लगा कि पीछे नहीं जाना है, तो उसने उस मैसेज को उस ब्लाइंड आई से देखा, ठीक है। मतलब जानबूझकर देख के उसने इग्नोर कर दिया उस सिचुएशन को, ठीक है। आंख से देखा, जो ब्लाइंड था, इससे उसे लगा कि सब सही है, क्योंकि उस आंख से देखेगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। उसको लगा सब सही है, यानी कि उसने उस जो भी इंस्ट्रक्शन थे, जो भी आदेश थे एडमिरल के, उसको अनदेखा कर दिया, राइट। तो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। जानबूझकर आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, लूजिंग माई जॉब turned out to be a blessing in disguise as it pushed me to pursue my passion and start my own successful business। मेरी जॉब का खो जाना, जैसे जॉब खो गई तो जॉब चली गई तो लगता है यार जॉब चली गई तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन लगती है, ठीक है। और उसकी जॉब जाने की वजह से उसने अपने पैशन को फॉलो किया और वो बहुत ही बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया। तो क्या होता है, जब जॉब चली जाती है तब लगता है कि इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब उस बेकार सिचुएशन की वजह से बहुत कुछ अच्छा निकल कर आता है तो उसके लिए इडियम यूज होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या यूज होता है, छुपा हुआ ब्लेसिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक कहानी है कि एक जो साहूकार होता है वो अपने गांव में जा रहा होता है और उसके पास में बहुत सारा पैसा होता है। तो अचानक से बारिश होने लग जाती है, तो वो किसी पेड़ के नीचे वेट करता है। उतने में कुछ डाकू आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बारिश की वजह से उनका जो कारतूस जो भी होता है वो काम नहीं करता और उस वजह से वो साहूकार बच जाता है। तो जिस बारिश को उसने पहले कोसा
कि मैं घर नहीं जा पाया, बारिश हो गई बीच में, परेशान हो गया, उसी बारिश ने उसको बचा लिया। तो ये क्या हो गया, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, समथिंग अनफॉर्चुनेट दैट रिजल्ट्स इन एन अनफोर्सीन पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, और शायद ही कोई एग्जाम बचा होगा अभी तक जिसमें ये इडियम नहीं आया हो, बहुत ही कॉमन इडियम है। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कि कोई चीज़ हमें अपने हाथ या पैर के बदले मिल रही है, क्योंकि बाकी चीज़ों को पैसे से खरीदा जा सकता है, हाथों पैरों को नहीं। तो जो जिन चीज़ों की कीमत हाथ पैर के बराबर है, यानी कि वो बहुत कॉस्टली है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही एक्सपेंसिव, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट, शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब बीमार महसूस करना, फीलिंग सिक या इल, बीमार महसूस करना, इल महसूस करना। सो शी डिसाइडेड टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं सोने जाऊंगी। तो सोने जाने के लिए इडियम आता है हिट द सैक। अब आप सोचोगे मैम सैक तो बोरा होता है ना, बोरा आपने सुना होगा, उसका सोने से क्या रिलेशन है, नींद से क्या रिलेशन है? तो अभी तो भैया बहुत अच्छे मैट्रेस आने लग गए जिसमें आप बहुत आराम से सो सकते हो। पुराने टाइम में जाओ, जब लोगों के पास मैट्रेस नहीं थे तो बोरे के अंदर ही घास फूस भर के वो अपना बेड बना के उस पर सोते थे, और जब वो सोते थे उससे पहले उस बोरे को हिट करते थे ताकि उस बोरे में कोई तिनका ऐसी चीज़ नहीं, चुभने वाली चीज़ ना हो जो उनको सोते समय चुभ जाए। तो उनका एक कस्टम था हिट करना सैक को। तो वहीं से हिट द सैक किसके लिए आने लग गया, सोने के लिए। क्लियर? और भी इडियम्स बनते हैं, जैसे हिट द बुक्स है, पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए हिट द बुक्स आता है, हिट द रोड आता है जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इनका भी ये हिट के सेंस में। दूसरे इडियम्स देखो, ब्रेक अ लेग तो बहुत कॉमन इडियम है, विशिंग गुड लक विश करना। ठीक है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब गुमराह करना, मिसलीड करना। ठीक है, सही इंफॉर्मेशन नहीं होना, गलत जगह पर करना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब जो हो गया उस पर पछतावा करना, जो मिल्क गिर चुका है, खराब हो चुका है, स्पिल हो चुका है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, सुना है ना आपने, तो जो हो गया उस पर विलाप करना। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन फीलिंग अनवेल लेटली। अभी अभी मैंने बताया आपको, अनवेल फील करना, सिक फील करना, इल फील करना क्या होता है, अंडर द वेदर। इस इडियम का ओरिजिन जहाज से हुआ है। जब कोई इंसान वेदर के कांटेक्ट में अब बीमार हो जाता था तो उस इंसान को लोअर डेक में, शिप में एकदम लोअर डेक में भेज देते थे ताकि उसके ऊपर वेदर का इफेक्ट कम हो जाए। तो वहीं से अंडर द वेदर किसके लिए यूज होने लगा, अनवेल के लिए। और बहुत कॉमन इडियम है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, कैट्स पजामाज। अब आप बोलोगे मैम कैट कभी पजामा थोड़ी पहनती है। हाँ, बहुत ही वियर्ड सा अजीब है, मतलब कैट्स पजामाज, कैट्स विस्कर्स, मंकीज विस्कर्स, ये बहुत ही एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग चीज़, मतलब जो चीज़ बहुत ही अगर कैट को पजामा पहना दिया मतलब कि बहुत एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग है, सिंपल। नेक्स्ट है, इवन दो द प्रोजेक्ट सीम्ड ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट। यद्यपि प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा था, वी टुक इट स्लोली एंड केयरफुली एंड गॉट इट डन इन नो टाइम। ठीक है, हमने इसको स्लोली और केयरफुली किया, यानी कि स्लोली केयरफुली क्या आता है, वन स्टेप एट ए टाइम, धीरे धीरे ध्यान से एक एक स्टेप, एक एक कदम रखना। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, जब कुकिंग की बात आती है, शी कैन रियली थिंक, वो वास्तव में सोच सकती है, क्रिएटिवली एंड अनकन्वेंशनली। अनकन्वेंशनली मतलब जो कन्वेंशनल तरीका है, परंपरागत जो चला आ रहा है, उसके बजाय वो बहुत क्रिएटिव तरीके से अनकन्वेंशनली सोचना, यानी कि जो दिख रहा है, चल रहा है, उससे कुछ अलग सोचना। इसको हम बहुत बार कॉमनली यूज करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स से अलग।
ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी हमने टोटल 47 इडियम्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं क्लास के अंदर एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, टू द पॉइंट हम चलते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इडियम्स जो मैंने यहाँ पर करवाए हैं, ये आपको इसकी एनोटेटेड पीडीएफ भी कहाँ मिल जाएगी, न्यूऑन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और फ्री पीडीएफ भी वहाँ गिवन है, और आपकी बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी विद प्रूफ। मैंने सारे इडियम्स करवाए हैं, और इडियम्स आपने खुद देखा है कितने मज़ेदार हैं, क्लास में ही याद हो रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी और कितना मज़ा आया आपको, और कितने इडियम्स याद हो गए, कहाँ दिक्कत आई। ठीक है। लास्ट इडियम है फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, दो स्टूल के बीच में गिर जाना। ठीक है। तो दो बोलते हैं दो नावों में सब, दो चीज़ें करने जाता है तो क्या होगा, एक पे बैठना था ना, दोनों पे बैठने की कोशिश की तो दोनों के बीच में गिर गया। फॉल टू अचीव ईदर ऑफ टू एम्स, दोनों ही अचीव नहीं कर पाया। क्लियर है स्टूडेंट्स? विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स के लिए खूब मेहनत करनी है और इस साल सिलेक्शन लेना है।